नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसकी जो पाठ्यक्रम की जो चर्चा है वो हमने एक एक बिंदु को लेकर की थी आपके साथ। तो उसी में हमारी जो पहली इकाई है यानी पहली जो यूनिट है वो है शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। और वहाँ हमने देखा था कि इस हमारी जो प्रथम इकाई के अंतर्गत 4 बिंदु हैं, जिसमें पहला था अधिगमकर्ता, दूसरा था शिक्षक, तीसरा था शिक्षण अधिगम क्रिया और चौथा था विद्यालय प्रभावशीलता। तो हमें इस यूनिट में पढ़ना क्या है, हमें इन चारों के संदर्भ में जो मनोविज्ञान का महत्व है उसे ही पढ़ना है कि अधिगमकर्ता के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है, मनोविज्ञान की सहायता से वो क्या क्या अपने में सुधार कर सकता है, कौन कौन से प्रभाव उसमें देखे जा सकते हैं। उसी तरह से फिर शिक्षक के संदर्भ में हम मनोविज्ञान का महत्व पढ़ेंगे। उसी तरह से हम शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है विद्यालय के संदर्भ में है वहाँ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो प्रथम इकाई का जो पहला बिंदु है अधिगमकर्ता, उसे हम यहाँ पढ़ेंगे और विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का अधिगमकर्ता के लिए क्या महत्व है, क्योंकि यही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अधिगमकर्ता, जिसे हम शिक्षार्थी भी कह सकते हैं। शिक्षार्थी का मतलब होता है सीखने का जो इच्छुक है, जिसको शिक्षा चाहिए उसको शिक्षार्थी। जैसे विद्या लेने वाले को विद्यार्थी कहते हैं, तो सीखने वाला उसे हम अधिगमकर्ता कहते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। लेकिन विद्यालय प्रसंग में हम बात करें तो होगा छात्र। और हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो अधिगमकर्ता है वो छात्र केंद्रित है, यानी हमें छात्र को केंद्र बना करके ही इस टॉपिक को पढ़ना है। तो ये आपको इसका जो परिभाषा है वो समझ में आ गया होगा कि सीखने वाले को अधिगमकर्ता कहते हैं और विद्यालय प्रसंग में ये छात्र होगा। आगे हम देखें तो वर्तमान में जो शिक्षा का नियोजन है वो बालक के लिए और बालक के अनुसार किया जाता है, यानी ये मनोविज्ञान का ही प्रभाव है कि वर्तमान में जो शिक्षा का जो नियोजन है, शिक्षा की जो प्लानिंग है वो बालक के लिए और बालक के अनुसार की जा रही है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल की तरह जो शिक्षा है वो गुरु के अनुसार चलती थी। गुरु अपनी इच्छानुसार सिलेबस का चयन करता था, अपने इच्छानुसार समय का निर्धारण करता था और अपने अनुसार ही बच्चों को वो अध्ययन करवाता था। लेकिन वर्तमान में मनोविज्ञान का प्रयोग होने के बाद में, मनोविज्ञान की क्रांति आने के बाद में जो शिक्षा का जो स्वरूप है वो बालक के लिए और बालक के अनुसार हो चुका है। इसीलिए कहते हैं कि जो बालक है वो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, यानी जो शिक्षा का मान लो या शिक्षा मनोविज्ञान का मान लो, दोनों का ही जो केंद्र बिंदु है वो बालक को माना गया है। आगे हम देखते हैं कि अधिगम और मनोविज्ञान में निकटता से अधिगमकर्ता यानी छात्र के लिए शिक्षण प्रक्रिया जो है वो सजीव बनी है, सार्थक बनी है, वैज्ञानिक बनी है और सरल बनी है। तो मनोविज्ञान का जब से प्रयोग होने लगा है शिक्षण अधिगम में, या फिर हम यूँ कहें कि अधिगम और मनोविज्ञान में जब से निकटता आई है, यानी सीखने में जब से मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग होने लगा है, जब से छात्र के लिए जो सीखने की प्रक्रिया है, शिक्षण जो प्रक्रिया है वो सजीव यानी अब नीरस नहीं है, वो रसयुक्त हो चुकी है, सार्थक यानी उद्देश्यपूर्ण हो चुकी है, वैज्ञानिक सिद्धांतों और विधियों का इसमें प्रयोग होने लगा है और अब शिक्षण प्रक्रिया छात्र को सरल लगने लगी है। पहले छात्रों को इन मनोविज्ञान के अभाव में, शिक्षण विधियों के अभाव में, सिद्धांतों के अभाव में जो शिक्षण प्रक्रिया थी वो बहुत कठिन लगती थी। लेकिन वर्तमान में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करके छात्रों के लिए शिक्षण विधि को बहुत सरल और सार्थक और सजीव बना दिया गया है। तो सबसे बड़ा लाभ तो आप इसी बिंदु में देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ, यानी जो शिक्षण प्रक्रिया वो रुचिकर बनी है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के कारण ही आधुनिक युग में शिक्षा का स्वरूप जनतंत्रात्मक हो गया है। जनतंत्रात्मक का मतलब है जैसे हमारी जो सरकार है वो भी जनतंत्रात्मक है, यानी जनता के द्वारा जनता की सरकार। उसी तरह से अब शिक्षा भी लोगों के लिए हो चुकी है, यानी सबका अधिकार बन चुका है। किसके परिणाम स्वरूप?
शिक्षा मनोविज्ञान के कारण ही, क्योंकि अब शिक्षा अधिगमकर्ता की रुचि, स्तर और इच्छा के अनुसार प्रदान की जाती है। इसीलिए हम इसे जनतंत्रात्मक कहते हैं, क्योंकि अब शिक्षा ग्रहण करने में जो शिक्षा अधिगम करता है, जो विद्यार्थी है, उसकी इच्छा का ध्यान रखा जाता है, उसके स्तर का ध्यान रखा जाता है और उसकी कौन से विषय में रुचि है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आपको इस बिंदु से क्लियर हो चुका है कि शिक्षा का स्वरूप जनतंत्रात्मक क्यों है, क्या कारण है। तो इसी बिंदु में मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं इससे संबंधित वो क्लियर यहाँ कर दिए हैं। अगला है कि शिक्षार्थी को सिखाने के विज्ञान को पेडागोजी की संज्ञा दी गई है। ये शब्द आपने बहुत बार देखा होगा साइकोलॉजी के संबंध में, पेडागोजी। उसको भी मैंने यहाँ पर परिभाषित किया है कि जो सिखाने का जो विज्ञान है, किसको, शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता को, उसे ही हम पेडागोजी कहते हैं। तो आपको पता चल गया आज कि सिखाने के विज्ञान को ही पेडागोजी कहते हैं। मनोविज्ञान की सहायता से अधिगमकर्ता के बाह्य व आंतरिक पक्षों का विकास संभव हुआ है। तो हर बिंदु में आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जब शुरुआत में आपको बता दिया था कि इस बिंदु का यानी पहली इकाई का यही मतलब है कि अधिगमकर्ता के लिए, शिक्षक के लिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो सारी चीज़ें आपको बता रही हैं कि मनोविज्ञान कितना महत्वपूर्ण है वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में। तो मनोविज्ञान की सहायता से जो अधिगम करता है यानी जो विद्यार्थी है, उसके दोनों पक्षों का यानी अपन सर्वांगीण विकास जैसे कह सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, बाह्य विकास भी और आंतरिक विकास भी। अधिगमकर्ता यानी जो अधिगम है, जो सीखना जिसको हम कहते हैं, अधिगमकर्ता की बुद्धि, क्षमता, योग्यता, रुचि तथा प्रयासों पर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं कि अधिगमकर्ता पर निर्भर है। तो मनोविज्ञान ने ही हमें ये बताया है, क्योंकि पहले हमें इन चीज़ों का पता नहीं था और हम बालक को डांटते रहते थे, बालक को हम हतोत्साहित करते थे। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से हमें पता चला है कि जो सीखना है वो बुद्धि पर निर्भर करता है, क्षमता पर निर्भर करता है, योग्यता पर निर्भर करता है, बालक की रुचि पर निर्भर करता है और वो किस तरह से प्रयास कर रहा है, कितने प्रयास कर रहा है, इन सब चीज़ों पर अधिगम निर्भर करता है। तो हमने शॉर्ट में इसको हम कह सकते हैं कि अधिगमकर्ता पर निर्भर है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सारी जो शिक्षा जो पद्धति है वो बाल केंद्रित हो चुकी है। बालक जन्म से ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखना प्रारंभ कर देता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जन्म से ही बालक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखना प्रारंभ कर देता है। आगे हम देखें तो मनोविज्ञान की सहायता से, यानी मनोविज्ञान की सहायता से क्या क्या हो सकता है और किस किस के लिए मनोविज्ञान सहायक सिद्ध हुई है। तो मनोविज्ञान की सहायता से पहला बिंदु है कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता लगाकर उसके अनुसार शिक्षण व्यवस्था करना। जैसे हमने पीछे देखा कि जो अधिगम है, जो सीखना है, वो व्यक्तिगत भिन्नता, रुचि, इस पर निर्भर करता है। तो उन सब चीज़ों का पता किससे लगाया जा सकता है? मनोविज्ञान की सहायता से, और उसके अनुसार ही हम शिक्षण व्यवस्था कर सकते हैं। अगला है कि मनोविज्ञान की सहायता से अधिगमकर्ता की जन्मजात योग्यताओं और क्षमताओं का पता लगाया जा सकता है। यानी उसमें क्या क्या जन्म से क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या उसमें क्षमताएं हैं, उसको बाहर लाने के लिए और उन क्षमताओं का विकास करने के लिए भी हम मनोविज्ञान की सहायता ले सकते हैं या हम ले रहे हैं। अधिगमकर्ता के चेतन, अचेतन व अर्धचेतन व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। सिगमंड फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया है उसमें जो मन की 3 अवस्थाएं बताई है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, और सीखने में उनका क्या क्या योगदान है, इन सब चीज़ों का पता भी हमें मनोविज्ञान से ही चला है। तो इन सब चीज़ों का पता लगाने भी मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। अधिगमकर्ता की विभिन्न अवस्थाओं को, विशेषताओं का अध्ययन किया जा सकता है। यानी उसकी जो अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, और कौन सी अवस्था में क्या क्या चीज़ें वो सीख सकता है, किस तरह सीख सकता है, इन चीज़ों का पता भी हम मनोविज्ञान की सहायता से लगा सकते हैं। अधिगमकर्ता के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है।
अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन कर उसे अधिगम के लिए तैयार किया जा सकता है। मान लीजिए किसी छात्र का या किसी विद्यार्थी का व्यवहार ऐसा है कि उसका पढ़ने में मन नहीं हो और वो बिल्कुल कुछ भी नहीं सीख रहा हो, तो मनोविज्ञान की सहायता से हम उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षणों को अपना करके उसे सीखने के लिए, हम अधिगम करने के लिए हम तैयार भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अधिगमकर्ता के लिए मनोविज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, स्वयं के लिए भी। तो अधिगमकर्ता स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि अधिगमकर्ता सीखने वाला स्वयं भी यदि मनोविज्ञान का अध्ययन करे तो वह स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। स्वयं की योग्यताओं को, स्वयं के स्तर का, उसकी क्या रुचि है, वह कौन से क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, सारी चीज़ें वो जान सकता है। वंशानुक्रम व वातावरण का ज्ञान स्वयं प्राप्त कर सकता है। दोनों किस तरह शिक्षण को प्रभावित करते हैं और वातावरण के अनुसार स्वयं को वो ढाल भी सकता है। तो ये जो बिंदु आ रहे हैं ये मनोविज्ञान के जो अधिगमकर्ता के लिए, स्वयं के लिए कितना योगदान, कितना महत्वपूर्ण मनोविज्ञान, उसके संदर्भ में है। तो स्वयं के वंशानुक्रम, वातावरण का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, दोनों शिक्षण को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं और वह अपने स्वयं के वातावरण के अनुसार कैसे ढाल सकता है या वातावरण में सुधार कैसे कर सकता है, सारी चीज़ें वो मनोविज्ञान की मदद से कर सकता है। अधिगमकर्ता स्वयं की मानसिक क्रियाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। अब ये मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे स्मरण, तर्क वितर्क करना, विचार आदि का ज्ञान वह स्वयं प्राप्त कर सकता है। अधिगमकर्ता स्वयं की योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार विषय का चयन कर सकता है। जो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि अधिगमकर्ता स्वयं भी यदि मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान की उसको थोड़ी भी जानकारी है, तो वह स्वयं की योग्यता और क्षमता के अनुसार विषय का चयन कर सकता है, लक्ष्य का निर्धारण कर सकता है। अधिगमकर्ता आत्म मूल्यांकन मापन विधियों का प्रयोग सही तरीके से कर सकता है। तो जो मनोविज्ञान की जो मापन विधियां हैं उनका सही प्रयोग किस तरह से किया जाए, मनोविज्ञान की सहायता से अधिगमकर्ता कर सकता है, जान सकता है। अब हम देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो हमारा जो अगला बिंदु है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसमें हम पढ़ेंगे। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो कारण हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे तीव्र इच्छा शक्ति, जिज्ञासा, तत्परता, सृजनशीलता, समायोजन की क्षमता और आत्मविश्वास आदि, इन सभी का वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब हम देखते हैं, हमने एक बिंदु में देखा था कि अवस्था के अनुसार शिक्षण करवाया जा सकता है। तो ये मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो 3 अधिगमकर्ता की मुख्य अवस्थाएं मानी जाती हैं। एक तो है सहसावस्था, सीखने के दृष्टिकोण से है, वैसे कोई 5 मानता है, कोई 8 मानता है, कोई 11 मानता है, लेकिन सीखने की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्थाएं हैं, जो हम हमारे फर्स्ट ग्रेड के जो सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में आपने देखा है कि ज़्यादातर वहाँ पर किशोर के संदर्भ में हमारी यूनिटों को निर्धारित किया गया है। तो उसी को संदर्भ बना कर के आपको याद रखना है कि अधिगमकर्ता की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। पहली है सहसावस्था, जो हम देख चुके हैं कि बालक जन्म से ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखना प्रारंभ कर देता है। तो सहसावस्था का जो काल है वो है जन्म से 5 वर्ष तक। दूसरी है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और तीसरी है किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष तक। और आप देख सकते हैं कि इन तीनों ही अवस्थाओं में जो सीखने की गति है वो अलग अलग होती है, सीखने के जो विषय हैं वो भी अलग अलग होते हैं, और मानसिक स्तर जो है वो भी अलग अलग होता है। ये हम आगे की जो इकाइयाँ हैं वहाँ डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन इस संदर्भ में आपको थोड़ी सी यहाँ जानकारी देना मैंने उचित समझा। विद्यालय प्रसंग में अधिगमकर्ता की ये 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। अलग अलग अवस्था में अधिगम स्तर अलग अलग, और प्रत्येक अवस्था में अधिगम का प्रकार और गति भी भिन्न भिन्न होती है। ये सब चीज़ें आपने यहाँ देखी है। तो इस यूनिट में हमने सारी जो जानकारी थी कि मनोविज्ञान किस तरह से हमारे लिए और अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है और क्या क्या वो मदद कर सकता है, किस किस क्षेत्र में वो बदलाव कर सकता है और किस तरह से अधिगमकर्ता के लिए वो महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, सारी जानकारी हमने इस वीडियो में देखी है। वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी विषय प्रारंभ करें, चाहे वो फर्स्ट पेपर हिस्ट्री के 15 प्रश्न हो
चाहे स्कूल मैनेजमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन साइकोलॉजी हो। जो हमारे 30 प्रश्न आएंगे आपके विषय के प्रश्न पत्र में, उन सारों को हम यूनिट वाइज और हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो प्रथम इकाई है, उसका जो पहला जो बिंदु है जिसको हम कहते हैं अधिगम कर्ता, तो वो आज हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके बारे में हम जानकारी पूरी पढ़ चुके हैं। अगला हमारा बिंदु होगा शिक्षक, और इसी तरह से हम एक एक बिंदु को करते करते परीक्षा से बहुत समय पहले ही हम हमारे सिलेबस को पूरा भी कर लेंगे, चाहे वो इतिहास का हो और चाहे वो एजुकेशन साइकोलॉजी का हो। और एजुकेशन मैनेजमेंट की जो यूनिट है वो लगभग आपकी पूरी हो चुकी है। तो वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके हमें फीडबैक अवश्य दें। धन्यवाद।